हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट की। मोस्टली हमने ये वीडियो सीटेट के लिए बनाई है, पर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें हिंदी का ग्रामर आपका सिलेबस है तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शंस है विद्युत, तड़ित, चपला या मयूख। तो विद्युत और तड़ित तो बिजली का पर्यायवाची हम सब जानते हैं। चपला और मयूख में से देखना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो मयूख जो है ये इसका मतलब होता है रोशनी की किरण, इसका मतलब बिजली नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूख, चपला, विद्युत और तड़ित ये तीन जो है वो बिजली की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा समूह कमल के पर्यायवाची का है? सरोज, इंदिवर, उत्पल, कोकनद, जलज, नीरज, अंबर, वारिद, भार्गवी, पद्मा, रमा, ऐसा या पावक, अनल, कृषाणु, ज्वाला। तो इसमें से आप देखिए कि जलज जो है वो तालाब वगैरह के लिए होता है, नीरज, जलज, नीरज ये सब होता है, पर अंबर जो और होता है किसको बोलते हैं हम लोग? आसमान को। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। भार्गवी, पद्मा, रमा, ऐसा तो ये सब भी आपके कमल के पर्यायवाची नहीं है। पद्मा कमल का है पर भार्गवी नहीं है। पावक, अनल जो है ये आग के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको 4 पर्यायवाची मिल गए और ये सब के बारे में भी हम देखते हैं। तो सरोज, इंदिवर, उत्पल और कोकनद ये 4 जो है वो कमल के पर्यायवाची है। सरोज जो तालाब में जन्मा उसको बोलते हैं, इंदिवर नीला कमल को बोलते हैं, उत्पल और कोकनद जो है वो लाल कमल को बोलते हैं। ठीक है, अंबर का मतलब आकाश है और वारिद का मतलब बादल है। ऑप्शन नंबर सी में भार्गवी, पद्मा और रमा ये तीनों जो है वो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 4 8 2 10 11 पर्यायवाची मिल गए। तो एक क्वेश्चन से आपके 11 क्वेश्चन रेडी हो गए। तो ये सारी चीजों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? हिरण का, बंदर का, पक्षी का या सर्प का? तो यहाँ पे देखिए आप मृग से हिरण में मत जाइएगा। क्या बोला जा रहा है? शाखा मृग। तो मृग या हिरण की क्वालिटी क्या होती है? बहुत तेज दौड़ता है। पर शाखा मृग क्या होता है? जो शाखा पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? बंदर का, क्योंकि ये पेड़ की शाखा पर हिरण की तरह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतनु किसका पर्यायवाची है? ऑप्शंस है कामदेव, शिव, विष्णु या कृष्ण सॉरी। तो अतनु जो है वो पर्यायवाची है कामदेव का। अतनु मतलब बिना शरीर वाला, तो बिना शरीर वाला अतनु नाम है कामदेव जी का, क्योंकि भगवान शिव जी के कोप से इनकी शरीर नहीं थे। ठीक है, आई होप कुछ गलत हो गया होगा तो देखिएगा। अतनु जो है वो कामदेव जी का शरीर क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुण का पर्यायवाची कौन सा है? खगपति, उरग, पन्नग या भुजंग? गरुण का पर्यायवाची कौन सा है हमको बताना है। तो गरुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खगपति। खगपति मतलब पक्षियों के राजा, तो ये गरुण के पर्यायवाची है। उनके और नाम है वैनतेय, खगेश। थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम शब्द। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? निमिलन है, अविलन है, उन्मिलन है या मिलन है? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है उन्मिलन। उन्मूलन का मतलब होता है आंख बंद होना और उसका विलोम होता है उन्मिलन, जिसका मतलब होता है आंख खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या है? आदित्यका, घाटी, पर्वत या समतल? तो यहाँ तो हम देख के बता सकते हैं कि उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? आदित्यका। उपत्यका मतलब होता है पर्वत के पास या नीचे वाली भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम क्या है? प्रलय, विनाश, व्यष्टि या मोक्ष? तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय होगा। व्यष्टि नहीं देखना है, व्यष्टि जो है वो देख करके हमको लगता है शायद होगा, पर सृष्टि का मतलब होता है रचना करना और प्रलय का मतलब होता है सब कुछ नष्ट होना। नेक्स्ट है आहूत। आहूत का विलोम क्या है? अनाहूत, पराभूत, तिरोभूत या अपूत? तो यहाँ हम देख के बता सकते हैं कि आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत। आहूत का मतलब होता है जिसको बुलाया गया हो और अनाहूत का मतलब होता है जिसको नहीं बुलाया गया हो। तो अनाहूत। ठीक है, तो आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्कार। सत्कार का विलोम क्या है? तिरस्कार, अपमान, अनादर या निरादर? तो अनादर का विलोम निरादर होता है, तो ए और सी और डी तो होगा नहीं। अब ए और बी में से देखते हैं। तो सत्कार मतलब किसी का आपको क्या करना है? सम्मान करना है, वो आपके घर आए तो उनका ठीक है देखना है, तो इसका विलोम होता है तिरस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजु। रिजु का विलोम क्या है? वक्र है, सीधा है, सरल है या त्रिकोण है? तो रिजु का विलोम होता है वक्र। ऋतु, रिजु, सीधी या सरल रेखा, रिजु कोण बोलते हैं ना, 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण, तो इसका विलोम होता है वक्र, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लभ्य का सही विलोम क्या है? अलभ्य, अप्राप्य, कुप्राप्य या दुर्लभ? तो लभ्य का मतलब होता है प्राप्त होना, तो इसका सही विलोम हो जाएगा अलभ्य, जो प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो अलभ्य मतलब जो प्राप्त करने योग्य हो, उसका विलोम होता है अलभ्य, और प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करना, तो सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? ब्रह्मांड, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा या बादल? तो द्विज का अनेकार्थी मतलब समानार्थी या उसका अनेक अर्थ वाला शब्द जो नहीं है वो हो जाएगा बादल। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, तो ब्राह्मण एक बार भौतिक रूप से और दूसरी बार उपनयन या ज्ञान से जन्म लेते हैं, इसलिए उनको द्विज बोलते हैं। पक्षी एक बार अंडे के रूप में, दूसरी बार बच्चे के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसको भी, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। चंद्रमा और दांत, ये दोनों भी द्विज के अनिकार्थी है। दांत का क्या होता है, एक बार बचपन में टूट कर आते हैं, फिर टूट करके दोबारा आते हैं ना, इसलिए दांत भी द्विज है। पर बादल जो है वो द्विज का अनिकार्थी नहीं है। नेक्स्ट है अंबर का एक अर्थ है वस्त्र, दूसरा क्या है? आकाश, बादल, ए और बी दोनों या धरती? तो अंबर जो रहता है वो आकाश को बोलते हैं, बादल को नहीं बोलते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, पर आकाश और बादल दोनों के लिए यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लेंगे, सी लेंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सारंग किसका पर्यायवाची नहीं है? तलवार, मोर, हाथी या हिरण? तो सारंग जो है वो पर्यायवाची नहीं है तलवार का। सारंग हिंदी का एक व्यापक अनेकार्थी शब्द है, जिसका मतलब मोर, हिरण, हाथी, कमल, शेर, कोयल सब होता है, पर तलवार नहीं होता है। तलवार के पर्यायवाची होते हैं खड़ग, कृपाण, असी, करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि का अर्थ क्या नहीं है? हाथी, विष्णु, मेंढक या वानर? तो हरि का मतलब इसमें से क्या नहीं है? हाथी। हरि का निकार्थी शब्द है विष्णु, मेंढक, सिंह, सांप, वानर, सूर्य, घोड़ा, सबके लिए हरि का यूज होता है, पर हाथी को हस्ती, करिनी, द्वीप, मातंग और गज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ष शब्द का कौन सा अनिकार्थी नहीं है? कमल, धुरी, पासा या आंख? तो अक्ष शब्द जो है वो कमल के लिए यूज नहीं होता है, आंख के लिए, धुरी के लिए, पासा के लिए, पहिया, रथ और ज्ञान के लिए होता है। कमल जो है वो जलज, नीरज ये सब होते हैं, और आगे जो हमने देखा था चार वर्ड्स वो। नेक्स्ट है ढाक के तीन पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सदैव एक समान स्थिति, कोई परिवर्तन ना होना, व्यर्थ प्रयास या बहुत लाभ होना। तो ढाक के तीन पात का मतलब है, जब हम कभी किसी को बोलते हैं ना कि जितना हमने ज्ञान दिया पर उस पर कोई अर्थ मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो कोई परिवर्तन ना होना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। पर सदैव समान स्थिति, तो कोई बदलाव ही नहीं होता, हमेशा एक स्थिति में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लेंगे, सदैव एक समान स्थिति, कोई परिवर्तन ना होना ना लेकर के ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सही है। नेक्स्ट है गर्दन उठाना। गर्दन उठाना का मतलब क्या है? विरोध करना, जिम्मेदार होना, उत्तरदायित्व लेना या दबाव डालना? तो गर्दन उठाने का मतलब होता है विरोध करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन सख्त, आसमान दूर, इसका क्या मतलब है? कठिन परिस्थिति होना, कड़वी बोली बोलना, सुख दुख का आना या धन का अभाव? तो हम बोलते हैं ना जमीन सख्त हो गई, आसमान दूर है, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा जितनी कोशिश कर ले, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कठिन परिस्थिति में होना। ठीक है, लोकोक्ति जब हर तरफ से असहाय स्थिति और कहीं से कोई आश्रय ना मिले, तब हम बोलते हैं जमीन सख्त होना, आसमान दूर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट है दमड़ी की अरहर और सारी रात खड़खड़, इसका क्या मतलब है? जरा से काम को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाना, व्यय अधिक काम कम, छोटी बात पर झगड़ा या दुर्बल व्यक्ति को दबाना। तो आप यहाँ से देखिए क्या बोला जा रहा है, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, मतलब थोड़ा सा दाल है उसको आप सारी रात खड़खड़ करके बता रहे हो, तो जरा से काम को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना को बोलते हैं हम दमड़ी की अरहर और सारी रात खड़खड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन तोले पाव रत्ती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, बहुत दरिद्र हो, अधिक काम करना या आलस दिखाना? तो 52 तोले पाव रत्ती, इसका अर्थ है जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सटीक, परफेक्ट, या जिसमें रत्ती भर की कमी ना हो, उसको बोला जाता है 52 तोले पाव रत्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि, इत धन आदि, इति धन यादि या इत धन आदि। तो इत्यादि जो है, आप कभी भी संधि विच्छेद करते हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि संधि विच्छेद कर रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय अलग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो शब्द बनते हैं वो दोनों शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्द होने चाहिए, मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो इत धन आदि कोई अर्थ है इत का? नहीं। इति का है पर यादि का अर्थ है? नहीं है, तो वो भी सार्थक नहीं है। इत्य धन आदि और इति धन आदि में से हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इति धन आदि। यहाँ पे संधि पूछेगा कौन सा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, यण स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको संधि समास ये सब का जो वीडियो देखना है ना, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इसके जितने भी सॉल्व करने की ट्रिक है वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप चेक करेंगे तो संधि की जो वीडियो है उसमें मिलेगी। मैंने बहुत अच्छे से उसको करवाया है, तो कोशिश कीजिएगा कि जाकर उस वीडियो को भी देखें और फिर उससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा और संधि के क्वेश्चंस आप देख कर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हमने क्या बोला था कि जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका शब्द जो बनना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सत चित आनंद सही है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया, सच धन इदानंद, क्या वो सार्थक शब्द है? आप खुद देख के बोलो, नहीं है, तो बी गलत हो जाएगा। सी नंबर में सत धन चिदा धन नंद, चिदा का कोई मतलब होता है? नहीं। सचिधन दानंद, दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो बी सी डी तीनों गलत है। ए में भी थोड़ा सा गलत क्या है, त के नीचे हलंत आना चाहिए। ठीक है, सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कौन सी संधि पूछेगा, तो जहां पर व्यंजन का विसर्ग होता है ना, व्यंजन का मेल होता है ना, वहां पर व्यंजन संधि होती है, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्पाप में कौन सी संधि है? विसर्ग व्यंजन स्वर या अयादि? तो निष्पाप जो रहता है वो निह धन पाप का निष्पाप बनता है, और जहां पे अह आ गया, विसर्ग आ गया, वो होती है विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत ऐक्य का क्या अर्थ है? मत धन ऐक्य, मत धन एक, मता धन एक या मत धन ऐक। फिर से वही रूल लगाएंगे, कौन सा सही शब्द है उसको देखेंगे, तो सी और डी तो सार्थक है नहीं, आयिक और मता का कोई मतलब नहीं होता। ए और बी में से होगा, मत धन एक के होगा या मत धन एक के होगा? तो मत धन होता है आपका एक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि है, तो आपको याद रखनी, जहां पर दो मात्रा आ जाती है ना वो वृद्धि होती है, दो मतलब ज्यादा, ज्यादा किसको बोलते हैं? वृद्धि को। तो मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? अब क्योंकि यहीं पे लिखा गया है तो आपको देख के बता ही दोगे, पर फिर भी समझा देते हैं कि पो धन अन मिलके पवन बनता है, पौ धन अन होता ना तो वो पावन बनता। ठीक है, और जहाँ पे तीन अक्षर होते हैं ना तो ज्यादातर वहाँ अयादि संधि होती है, तो ये अयादि स्वर संधि है। ठीक है, तो पो धन अन पवन होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी सेम दे दिया है। कहाँ कहाँ से गलत हो जाता है, ठीक है, देख के याद रखिएगा, तीन अक्षर के मोस्टली शब्द पवन, नयन, ये सब में क्या होता है? स्वर संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय? तो एक चीज याद रखिए, समास का रूल, सबसे आसान समास पहचानने का तरीका है, आपको देखना है कि क्या उसमें कोई संख्या है। अगर संख्या है तो आपको क्या करना है? कौन सा समास लगाना है? द्विगु समास। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? चौमासा मतलब 4 मास। 4 मास किसको बोलते हैं? 4 मतलब संख्या है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। पर एक चीज आपको और क्या याद रखनी है कि उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलता। अगर आपको ऑप्शंस में बहुब्रीहि दे दिया है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या उस वर्ड का कोई और अर्थ निकलता है। जैसे दशानन है तो हम देखेंगे तो दश है, 10 मतलब संख्या सोचेंगे, पर दशानन किसको बोलते हैं? 10 है सर जिसके, मतलब रावण। तो जब ऐसा होगा ना तो आपको देखना है, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया है तो बिना देखे आप द्विगु लगा दो, और अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है ना तो फिर सोचो कि क्या उस वर्ड का कोई और मतलब होता है। अगर होता है तो आपने क्या करना है? वो आंसर लगाना है, बहुव्रीहि। पर चौमासा 4 महीने, 4 महीने, चार किसको बोलते हैं? संख्या को। संख्या क्या है? द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है लौह पुरुष का उचित विग्रह क्या है? ऑप्शन है लोहे के समान पुरुष, लोहे का पुरुष, लोहा और पुरुष या लोहे जैसा पुरुष। तो लौह पुरुष का सही विग्रह क्या हो जाएगा? लोहे के समान पुरुष। तो लोहे के समान पुरुष ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आपको विशेषता बताई जाती है ना, विशेषण हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। नेक्स्ट है जलवायु में कौन सी समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अवयवी भाव। तो जलवायु में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि जल और वायु दो शब्द है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या विलोम शब्द हो, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक, सॉरी, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस, जो आपके हिंदी ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, शिक्षक भर्ती के लिए, एसएससी के लिए, या जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी का पेपर आता है ना, तो आप उसमें आंख बंद करके ये क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल पे जा करके वीडियोस चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।